अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री और इंग्लिश के मॉडल पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। और साथ में आप लोगों ने मुझसे जो मॉडल पेपर के हवाले से सवालात किए हैं उनके जवाब भी मैं इस वीडियो के अंदर देती जाऊंगी। तो फिर आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को, ठीक है। बल्कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को, ठीक है। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और आपके पास जो सेक्शन बी होगा वो पूरा का पूरा टोटल 36 मार्क्स का होगा। और इसके अंदर आपने वैसे ही टोटल 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें से 4 आप करेंगे इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री से, जबकि 5 आपको करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से, ठीक है। तो आपका पेपर पैटर्न तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री की, तो इसके अंदर आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो है फ्लेम टेस्ट का, पहले चैप्टर का ये सवाल है, ठीक है। और इस सवाल के साथ और दिया गया है, मतलब या तो आप ये पहला सवाल करें या फिर आपको ये जो रीजन दिए गए हैं आप इन रीजंस की तैयारी करें। मतलब आपने इन दोनों में से कोई एक करना है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एग्जाम के अंदर रीजंस जो हैं वो लाजमी आएंगे, और ऐसा नहीं है कि रीजंस जो है वो पूरी बुक में से आएंगे, बल्कि आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है बस इन्हीं से रीजंस बन के आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने जस्ट चैप्टर 1-2 के रीजन की तैयारी करी होगी तो आप ये सवाल आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। और ये सवाल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आता है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और आप देख रहे हैं जैसे ये सवाल मॉडल पेपर में आना बिल्कुल इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, बस ये जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह ये चेंज होंगे, वरना ये सवाल भी बिल्कुल एज इट इज आएगा, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके पास है why the compounds of d block element colored explain in term of crystal field theory, ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब हाउ 99.99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर मेड, ठीक है। तो ये आपका मेटलर्जी ऑफ कॉपर से लिया गया है, और मैं आपको बता चुकी हूँ टारगेट पेपर के अंदर कि आप लाजमी कॉपर के पूरे लॉन्ग को याद कीजिएगा, क्योंकि अब इसके लॉन्ग में आने के चांसेस नहीं है, बल्कि अब ये शॉर्ट में आएगा, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो अब इसने 2 हेडिंग्स पूछी हैं आपसे, ठीक है। आई थिंक वो बेंजीमेराइजेशन वाली और रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाली, ठीक है। तो आपने ये 2 हेडिंग्स बतानी है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी पूरा सवाल याद करिएगा लॉन्ग का, क्योंकि एग्जामिनर शॉर्ट में से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा लाजमी वो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये भी मैंने आपको बताया था टारगेट पेपर के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास कुछ डेफिनेशन है, और अब एग्जाम में भी ना आपको इसी तरह कुछ डेफिनेशन दी जाएंगी, जैसे कि दी गई है कैटालाइटिक कन्वर्टर, चैलेट्स, डायगोनल रिलेशनशिप और एंटी पायरेटिक मेडिसिन, ठीक है। और देखिए इस सवाल में भी आपके पास और करके है, मतलब या तो ये आप ऊपर वाला डिफाइन द फॉलोइंग वाला सवाल कर ले या फिर आप ये नीचे वाला करें, लेकिन इन दोनों में से आपको करना कोई एक ही, चाहे आपको 2 आते हो, करना आपको एक ही है, ठीक है। मतलब आपको ना एग्जाम में चॉइसेस अच्छी खासी दी जाएंगी, ठीक है। राइट एटलीस्ट 1 सिग्निफिकेंट यूज ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो आपको इन मेटल के यूजेस बताने हैं कि सोडियम का इस्तेमाल होता है, कैल्शियम, आयरन और कॉपर वगैरह, ठीक है। तो ये था आपके पास इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर से एक ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये रीजनिंग वाला। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जो केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 2 सवाल वाहिद है जो कि हर साल आएंगे, तो आपने इनकी तैयारी अच्छे से करके जानी है। इसके अलावा बाकी 2 सवाल आपको और आने चाहिए, ठीक है। अब जरा हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो पहला सवाल आपके पास होगा डिफाइन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई 5 टर्म्स दी जाएंगी जिनको आपने डिफाइन करना होगा। तो पहले आपके पास है
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कैटिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और करके, मतलब देखिए आपकी दफा काफी अच्छी चॉइस दी गई है आपको, तो आपका पेपर काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब या तो आप डिफाइन वाला सवाल करें या फिर आप ये वाला सवाल करें। डिफाइन बकी बॉल्स, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज एंड टू यूजेस। ठीक है, तो ये बकी बॉल वाला सवाल है, तो आप ये करें या फिर ये करें। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया है। अब जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है नेमिंग्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, और जाहिर बात है पूरा चैप्टर आपके पास जब आईयूपीएसी से रिलेटेड है तो जाहिर बात है ये आना ही आना है। तो उम्मीद है कि अब तक तो आपने तैयारी कर ली होगी। ठीक है, तो आपने इसकी तैयारी जो है बहुत अच्छी रख के जानी, क्योंकि आपका एक सवाल तो कंफर्म है कि ये आएगा। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा, मजे की बात देखें, इस सवाल के अंदर भी चॉइस है, या तो आप ये वाला सवाल करें या फिर आप ये नीचे वाला सवाल करें। डिफाइन चिराल कार्बन एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमर्स विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये या तो ये वाला सवाल करें या ये कर, अब की दफा खासी चॉइस दी गई है वैसे आपको। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है ए बी करके। Why terminal alkanes are acidic in nature? Write one chemical reaction to support your answer. आपको ये कोई दो रीजन दिए गए हैं और आपने इन दोनों ही रीजंस को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसमें कोई चॉइस नहीं दी गई आपको। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विद वन लेबोरेटरी टेस्ट। अच्छा, आपने इनके पूरे के पूरे प्रिपरेशन बताने लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो पूरी इक्वेशंस वाला सवाल है ये। नेक्स्ट आपके पास है राइट द नेम्स ऑफ 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव द इक्वेशन फॉर देयर प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये सवाल आपके पास जो है ये पूरा का पूरा तकरीबन इक्वेशन से रिलेटेड है, मतलब इसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन अमाइंस, व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम एन अमाइन। आपने अमाइंस को डिफाइन करना है और साथ में रीजन देना है, और साथ में आपने केमिकल इक्वेशंस की मदद से प्रिपेयर करके दिखवाना है इन कंपाउंड्स को। अच्छा, इस सवाल में भी आपको चॉइस दी गई है, देखिए आपके पास अच्छी खासी चॉइस है वैसे अब की दफा। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राइट द नेम्स ऑफ 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड विद द फॉलोइंग। अच्छा, इसके अंदर आपने बताना है 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा, और साथ में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 रिएक्शंस भी बताने हैं। आपके बुक में कोई 4 हैं और इन्होंने 2 पूछे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपने एक तो करनी है मेरे टारगेट पेपर से तैयारी। अब वैसे भी आप जानते हैं कि मैंने टारगेट पेपर में कोई बहुत ज्यादा सवालात को तो रखा नहीं है, जिनको मैंने रखा है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन सवालात के एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने लाजमी तौर पर मॉडल पेपर से प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि काफी सारे सवालात तो आपको मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मॉडल पेपर पर डिपेंड होकर बैठ जाने के मॉडल पेपर में से कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। अब इसमें से आएंगे, मतलब 2-4 सवाल आपको दे देंगे, लेकिन आपने टारगेट पेपर से भी लाजमी तैयारी करनी है। बस अगर आप टारगेट पेपर और मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं ना, तो फिर बस आपकी तैयारी इनफ है और फिर आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जितने भी सवाल आपको मॉडल पेपर में नजर आ रहे हैं, आपने इनकी लाजमी तैयारी करके जानी है। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो ये आपके पास है सेक्शन सी, टोटल 32 मार्क्स का है। वही आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने, एक इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री से और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले बात करें इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर पहला सवाल ही आपको दिया गया है इक्वेशंस का। जी हाँ, ठीक है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सवाल लाजमी आएगा और ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशंस पसंद है तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, अब मजे की बात, इन्होंने चॉइस भी दे दी, अगर आपको इक्वेशन नहीं पसंद तो ये आप दूसरा वाला सवाल कर लें। डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मैटर। पहले चैप्टर का स्टार्टिंग का ही पूरा सवाल इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो या तो आप ये सवाल करें या फिर आप इक्वेशंस कर लें। अब एक बात बताऊं, पेपर में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि इसी तरह ना आपके पास इक्वेशंस में चॉइस आएगी। तो अगर कोई ऐसा सवाल एग्जामिनर देता है इक्वेशंस के बजाय यहाँ पर जो आपको आता है, तो फिर आप आराम से इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं आपने ए बी पार्ट को पूरा अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। यस, ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में केमिकल रिएक्शंस भी बतानी है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के। ठीक है, तो ये सवाल तो मैं आपको बता चुकी हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और इसके अंदर पहला आपके पास जो सवाल है वो है व्हाट इज ट्रोपोस्फियर, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री इन्वॉल्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये वाला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, अब इन्होंने दे दिया, मतलब इस चैप्टर से अब लॉन्ग लाजमी बनेगा। ठीक है, वरना नॉर्मली इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा मतलब पहले सवाल में आपको देखिए चॉइस दी गई है और करके, और चौथे सवाल में आपको चॉइस नहीं दी गई, तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। तो चलो अच्छी बात है, अब आप ऊपर वाला सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन नहीं करनी है फिर भी आपके पास एक सवाल तो होगा ना थ्योरी बेसिस पे, तो दोनों आप थ्योरी वाले कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई आर डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले आपने डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने रीजन देना है, और फिर आपने इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। कैटालाइटिक एक्टिविटी, अलॉय फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, और ये सवाल मैं आपको बता चुकी हूँ, और इस सवाल में दो चीजें ये एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो आपने इनकी भी साथ में तैयारी कर लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जो पहला सवाल होगा वो थ्योरी बेसिस पे होगा, जो कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। तो ये सवाल मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। ये सवाल चाहे मॉडल पेपर में है या नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसी तरह वो जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला था ना, वो भी बेशक मॉडल पेपर में है, लेकिन उसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री का पेपर तो अच्छा खासा लग जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छी तैयारी करिएगा मॉडल पेपर की आपने। ओके, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपने या तो इक्वेशंस करनी पड़ेंगे आपको, या फिर आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे। मजे की बात ये है कि अब आपको दिए जाएंगे टोटल 9 स्ट्रक्चर्स, उसमें से आपको 8 करने होंगे, यानी कि एक स्ट्रक्चर की चॉइस दी जाएगी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है भी बहुत आसान किस्म की। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से वीडियो अपलोड करूं इनके ऊपर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंपेयर इन डिटेल SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में रिपीट होगा। ओके, इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कार्बोहाइड्रेट पे, उम्मीद नहीं वैसे रिपीट हो क्योंकि पिछले साल आ चुके, अब की तरफ प्रोटीन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, अब जरा देखिए, मजे की बात ये है कि अगर आपको ये वाला नहीं पसंद इक्वेशंस, ठीक है, आप नहीं करना चाहते ये वाली इक्वेशन, तो अब आपको चॉइस भी दे दी है, देखें और करके दी गई है। या तो आप दोनों थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन कर लें, या फिर आप एक थ्योरी वाला कर ले, मतलब ए पार्ट वाला, और एक बी पार्ट में इक्वेशंस कर ले। तो अब की दफा बहुत अच्छा कर दिए कि जो बच्चे इक्वेशन से परेशान हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब देखें, अगर आप नहीं करते हैं स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 करें, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों सवाल आने चाहिए, वरना फिर आपको लाजमी इक्वेशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन बेहतर है आप स्ट्रक्चर्स कर लें, आसान तरीन सवाल है, आराम से पेपर आपका हो जाना है और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले बता रही हूँ, मॉडल पेपर से तैयारी लाजमी करके जानी है, रिपीटेड होता है काफी ज्यादा, वो भी खास तौर पे केमिस्ट्री का। ठीक है, और अब जरा हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास केमिस्ट्री का सेक्शन ए, जिसमें आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये आपको दिए गए हैं टोटल 17। ठीक है, तो अब जरा हम साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं और इनके आंसर भी देखते जाते हैं। तो आपके पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, इन 3A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल the ionization of gallium is higher than aluminum due to insufficient shielding effect of nuclear charge in gallium by, ऑप्शन दिए गए हैं 4s इलेक्ट्रॉन, 4p इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन्स या फिर 3p इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास थर्ड वाला है, यानी कि 3d इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस मेटल इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम। तो करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि है the boiling point and viscosity of H2SO4 is higher because it is a strong oxidizing agent, it is highly volatile, it has strong hydrogen bonding, it forms stable sulfur oxygen bonds। तो करेक्ट ऑप्शन है इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, अगर आपने इसकी तैयारी करी है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है 6। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है दिस मेटल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल्स,
कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट या आयरन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मैंगनीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, दिस जनरल फॉर्मूला ऑफ द हैलोजन सीरीज ऑफ साइक्लोअल्केन इज CnH2n, CnH2n plus 2, CnH2n minus 2, CnH2n plus 4। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट CnH2n। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the final product obtained when hydrogen bromide is added to an ethyne molecule, 1,2-dibromoethane, bromomethane, 1,1-dibromoethane या 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 1,1-डाइब्रोमोइथेन। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि है द सूटी फ्लेम ऑब्जर्व when benzene burn is due to high percentage of carbon atom, low molecular weight, high percentage of hydrogen atom, high density of benzene। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है high percentage of carbon atom। नेक्स्ट है, the carbonyl carbon of aldehyde is sp hybridized, sp2 hybridized, sp3 hybridized या फिर dsp3 hybridized। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है sp2 hybridized। नेक्स्ट आपके पास है, Lucas reagent is a mixture of Zn and Hg, ZnCl2 and HCl, Na and Hg या CaO and NaOH। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ZnCl2 and HCl। नेक्स्ट आपके पास है, when a Grignard reagent react with ketone it produce primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol या ester। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है tertiary alcohol। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, लाइपेज या कैसिन। तो करेक्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आपके पास है, दिस कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ऑक्साइम। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। नेक्स्ट आपके पास है, एंटी मलेरियल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज ब्रोफिन, क्लोरोक्विनी, पैरासिटामोल, डाइइथाइल हाइड्रामाइन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है क्लोरोक्विनी। नेक्स्ट आपके पास है, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आपको पता है करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जरा हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि है द IUPAC नेम फॉर फॉर्मिक एसिड इज एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि आपके पास लास्ट है, द pH ऑफ एसिड रेन इज between 7 to 8, between 6 to 7, below 5 या above 8। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है below 5। ठीक है, तो ये थे आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर को, और ये मॉडल पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए है और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। अब इस मॉडल पेपर को देखकर ही आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों के दिमागों में जो अभी तक कंफ्यूजन है ना, कि शायद जो पोम्स वगैरह हैं वो पूरी हैं, स्टार्टिंग की हैं, क्योंकि चैप्टर भी स्टार्टिंग के हैं तो पोम्स भी हैं। तो अब देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या जो स्टार्टिंग की पोम्स हैं उनके क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है या फिर नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें पेपर पैटर्न की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन बी की, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर दिए जाएंगे और आपके पास ये टोटल 40 मार्क्स का होगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैं आपको पहले भी टारगेट पेपर वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको टोटल 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर सेक्शन में से आपने दो दो सवाल लाजमी करने हैं और बाकी के 2 सवाल आपकी मर्जी है, आप किसी भी सेक्शन से कर लें। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहले सेक्शन की, यानी कि सब सेक्शन 1, ठीक है, तो इसके अंदर आपको टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से 2 आपने लाजमी करने हैं और बाकी की आपकी मर्जी है कि आप करें या ना करें। तो अगर बात करें पहले सवाल की, व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स। तो ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है ये द सिल्वर बॉक्स वाले चैप्टर से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एशियन कंट्रीज, यानी कि ये आपका रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग इस वाले चैप्टर से लिया गया है और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपके पास फोर्सेस डज आइंस्टाइन ब्लेम, ये वाला आपका द वर्ल्ड एज आई सी इट से लिया गया है। और नेक्स्ट आपके पास है व्हाट वाज द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिलर्स, हाँ ये वाला आपका लिया गया है द डिवोटेड फ्रेंड्स से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टारगेट पेपर के अंदर कि आपको कोई बहुत ज्यादा
चैप्टर्स को करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेन चैप्टर्स को अगर कर लेंगे 2-4 चैप्टर्स को, तो उन्हीं में से आ जाएगा और आपका जो सेक्शन 1 है बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ये आपके पास लास्ट के जो 3 सवाल है उन्हीं चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 की। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूं, मतलब ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि वैसे काफी लंबी हो रही है वीडियो, ठीक है। तो अब जरा आप लोग देखें, आपके पास ये जो पहला सवाल है ये लिया गया है से नॉट द स्ट्रगल नाउ अवॉइड इट से, ठीक है। और आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है ये लिया गया है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, और बाकी के ये दोनों सवाल आपके लिए गए हैं यूलाइसिस वाली पोएम से। तो देखिए आप लोगों को खुद नजर आ रहा है कि बाकी की जो आप पोएम्स कह रहे हैं कि मिस स्टार्टिंग की है, या फिर हमारे कॉलेज वाले या सेंटर वाले सर या मिस ये कह रहे हैं कि पूरी पोएम्स है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जस्ट 3 पोएम्स हैं और एग्जाम में इन 3 पोएम में से 2 पोएम से तो एक एक सवाल आएंगे और 1 पोएम से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जरा देखिए ये जो आपके पास लास्ट वाली पोएम है यूलाइसिस वाली, तो इसमें से टोटल 2 सवाल आए हैं और बाकी दोनों पोएम से एक एक सवाल आया है, ठीक है। इसी तरह करके अब आपके पास सवाल आएंगे, ठीक है। तो अब आपने जस्ट इन्हीं पोएम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेन थीम की, तो देखें आपके पास ये सवाल वही है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि वो आपसे टाइटल का है, मैसेज का है, थीम का है, टाइटल का है, सब कुछ एक ही, आपने एक ही चीज लिखनी होती है, ठीक है। बस अगर आप मेन आइडिया याद कर लेना या सेंट्रल आइडिया वगैरह, तो एग्जामिनर बस उसी सवाल को घुमा के पूछता रहता है और आपने बस उसका जवाब देना होता है सही से पढ़कर। इस सवाल के अंदर आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है और ये लाइन यूलाइसिस वाली चैप्टर से ली गई है। तो बस अगर आप वो जो सेंट्रल आइडिया है ना उसके अंदर ही जो बातें इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई ना वही लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा गया हु वाज यूलाइसिस एंड व्हाट वाज हिज गोल इन लाइफ। आपने बताना है यूलाइसिस कौन था और उसका जो मेन मकसद था वो क्या था, ठीक है। तो इस तरह करके अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब बात करें अगर हम सब सेक्शन 3 की, जिसके अंदर आपको नॉवेल के क्वेश्चन दिए जाएंगे द प्राइजनर ऑफ जेंडा, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई वाज लेडी मुबान अगेंस्ट माइकल बिकमिंग द किंग ऑफ ब्रिटानिया। वही वाला सवाल है जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट रुडोल्फ एल्बर्ग और रूपर्ट ऑफ हेंजे। और मजे की बात ये कि इस सवाल में और करके है, मतलब या तो आप कुछ लाइन लिखें रुडोल्फ एल्बर्ग के ऊपर या फिर रूपर्ट ऑफ हेंजे के ऊपर, तो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। कि अच्छा एक और चॉइस मिल गई आपको, तो इसके अंदर मैंने आपको रुडोल्फ एल्बर्ग का बताया है टारगेट पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई डिड रेजेंडाइल प्लान टू विजिट ब्रिटानिया सीक्रेटली। नॉवेल के स्टार्टिंग से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है वेयर वॉज रुडोल्फ एल्बर्ग इम्प्रेस्नोड एंड व्हाई, ठीक है। तो ये सवाल भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए 3 सवाल आपके यहाँ से भी हो जाएंगे। तो देखें 3 सवाल आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं, 2 यहाँ से कर सकते हैं, 3 यहाँ से कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं हम ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वही है, सेम पेपर पैटर्न ही है कि आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स दिए जाएंगे कुछ और आपने किसी 2 के सेंटेंस बनाने हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें ना, ये मेक आउट और टेक ऑफ और ब्रिंग अप, ठीक है, लुक डाउन अपॉन, इनमें से काफी तो वही हैं जो कि 10 ईयर के हैं, यानी कि रिपीटेड। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप जस्ट 10 ईयर के कर लेते हैं तो फिर ये सवाल आपका आराम से हो जाने, क्योंकि आपने 2 ही तो करने हैं ना। नेक्स्ट आपके पास है आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपने किसी 2 के बनाने हैं। अच्छा, अब इन्होंने ना ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 सेंटेंसेस, तो ये आपको बता रहे हैं क्योंकि अक्सर बच्चों को मसला होता है, वो समझते हैं कि जैसे ये जो 2 वर्ड्स है कॉलेज और कोलाज, ठीक है। तो अगर इन्होंने इन 2 की सेंटेंस बना लिए तो वो इसको 2 कंसिडर करते हैं, तो इसको 1 कंसिडर करा जाता है। तभी इन्होंने आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ पर 4, मतलब आपने किसी 2 वर्ड्स के बनाने हैं और वो होंगे कितने, 4 होंगे, ठीक है। तो ये देखें 2 अगर आप ये कर लेंगे और 2 आप ये कर लेंगे तो 4 हो गए, मतलब आपको अलग अलग सेंटेंस बनाना है। और इसकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको टारगेट पेपर में बता चुकी हूँ, ओके, कि कैसे बनाने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास मैच द कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर भी चॉइस है, आपको यहाँ पे कॉलम ए में 5 वर्ड्स दी गए और आपने किसी 4 को मैच करना है, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम सबसे आसान काम होता है अगर आपको मीनिंग्स आती हैं। और अगर इनके सॉल्यूशन की बात करें तो ये आप लोग के पास सॉल्यूशन भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जिसमें आपको दिए जाएंगे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, पूरा का पूरा सेक्शन सी 40 नंबर का है। हर सवाल आपके पास 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्टर स्केच की। तो आपको मजे की बात इसमें चॉइस दी गई है, चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ। अब आपको करेक्टर स्केच में चॉइस दी जाएगी। हाँ, वो तो अलग बात है, आपने किसी भी पोम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी, वो तो है ही। साथ में आपको यहाँ पर जो फायदा है वो ये है कि 2 करेक्टर स्केच दिए जाएंगे
और आपने किसी एक के ऊपर करेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर रुडोल्फ रेजेंडाइल मैं आपको बता चुकी हूँ, और लेडी मुबान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस जो मैंने टारगेट पेपर में आपको बताया बस उन्हीं की तैयारी कर लेंगे तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऐसे किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, और आपको इसी तरह कोई 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, तो बस जो मैंने आपको ऐसे के टॉपिक्स बताए टारगेट पेपर में बस उन्हीं की तैयारी कर लेंगे, ऐसे भी आपके आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास नरेशंस है, ठीक है, इसकी आपको मेनली प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप कर पाएंगे। डायरेक्ट स्पीच है, आपको इनडायरेक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। और लास्ट में आपके पास आता है सबसे आसान काम, यानी कि पैसेज। तो इस पैसेज के अंदर देखिए चीज ये है कि उन्होंने मेंशन कर दिया कि हर सवाल कितने नंबर का है, तो 4 सवाल दिए जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 सवाल 2-2 नंबर के, उसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज रेफर्ड इन द पैसेज एज वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि इस पैसेज के अंदर किस बंदे की बात हो रही है कि दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, ठीक है। तो इस पैसेज को पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो पैसेज है ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो मेनली आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले कहा था कि आपने तमाम के तमाम चैप्टर्स को पढ़कर जाना है। अब आई नो इंग्लिश है, कैसे पढ़ पाएंगे, तो आप जस्ट इनके लेक्चर्स ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर की कहानी क्या है, ठीक है। फिर आपको मसला नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए जैसे आपने उन्हीं को पढ़ना है, नहीं, मैंने आपको पहले कहा पढ़ना आपने तमाम के तमाम चैप्टर्स को है। तो ये जो आपको पैसेज दिया गया है तो ये आपको दिया गया है द डिवोटेड फ्रेंड से। और एक बात बताओ कि 2024 के अंदर भी द डिवोटेड फ्रेंड में से ही आया था, वही जो मिलर्स और हंस वाली कहानी है, तो उसी के अंदर से ही पैसेज आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि मेनली जो ज्यादातर पैसेज आते हैं वो 3 टॉपिक्स पर आते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा था इसके अलावा भी किसी के ऊपर आ सकता है, ठीक है। ओके, तो आपने तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने यही बताना है कि इस पैसेज के अंदर किस शख्स की बात की जा रही है, तो जाहिर बात है मिलर की बात की जा रही है, उसकी जो वाइफ है मिलर की बात कर रही है। नेक्स्ट आपके पास स्टेट द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन एड्रेस। ओके, अच्छा, अब ये जो सवाल है ना ये हटकर आया है, मतलब ना इस सवाल के अंदर ना आपने उस पर्सन के बारे में बताना है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो जाहिर बात है मिलर की बात की जा रही है तो आपने मिलर के बारे में बताना है, लेकिन ये सवाल इस पैसेज से नहीं दिया गया, या आपने खुद इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वही है कि आपको 3 वर्ड्स दिए जाएंगे और आपने इनकी मीनिंग्स लिखनी है। 3 नंबर का ये मतलब हर मीनिंग आपके पास 1 नंबर की होगी। और नेक्स्ट आपके पास है ग्रामर से रिलेटेड, जो कि है आइडेंटिफाई द वर्ड क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वर्ड क्लासेस मतलब वही पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, तो आपने बताने की जो वर्ड्स हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था ओवरऑल मॉडल पेपर, ठीक है। तो बल्कि अभी हम जरा बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज और साथ साथ हम उनके सॉल्यूशन भी देखते जाते हैं। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और आपके पास यहाँ पर जो एमसीक्यूज होंगे वो टोटल 20 होंगे और 20 ही नंबर के होंगे। अब साथ साथ हम इनके सॉल्यूशन भी देखते जाते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, जेंडा इज द नेम ऑफ अ रिवर, फ्लावर, गर्ल या टाउन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है टाउन, ठीक है। ये जाहिर बात है द प्राइजनर ऑफ जेंडा से लिया गया है, आपके नॉवेल से। नेक्स्ट आपके पास है, in the title of chapter 11 hunting a very big boar of the novel the underlined word refer to। ये जो underlined word है ना आपने इसके बारे में बताना है कि इससे क्या मुराद है। रूपर्ट, डिच, माइकल या रेजेंडाइल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिस पर्सन सेंट अ लेटर टू वार्न प्रिंसेस फ्लाविया नॉट टू एक्सेप्ट माइकल इनविटेशन। फ्रिट्ज, सैप्ट, रेजेंडाइल या मुबान। आपके पास करेक्ट ऑप्शन है मुबान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वास्को डे गामा वाज एन एक्सप्लोरर फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है यूरोप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वर्ड बोगी यूज्ड इन द वर्ल्ड एज आई सी इट मींस अ थिंग व्हिच इज वंडरफुल, होपफुल, फेयरफुल या फेटफुल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है फेयरफुल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, rose leaves when the rose is dash, complete the line, alive, dead, strong या weak। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है dead। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यूलाइसिस रिप्रेजेंट ह्यूमन वीकनेस, ग्रीड, कॉर्ड्स, स्ट्रगल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है स्ट्रगल। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है, बाय प्रोफेशन लियाकत अली खान वाज अ टीचर, बिजनेसमैन, डॉक्टर या लॉयर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है लॉयर। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है, एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स विद मिसेस उकेंटम दिस करेक्टर फेल्स डेड। तो पहले चैप्टर के अंदर आपका जो कौन से करेक्टर है वो मर गया था, कोरियन गर्ल, पोर्टर, मिसेस जूडी उकेंटब या ही। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मिस्टर जूडी उकेंटब। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यूलाइसिस वाज द किंग ऑफ
ग्रीस, स्पेन, इंग्लैंड या इथाका? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है इथाका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द टाइटल ऑफ द एसे रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट द अंडरलाइन वर्ड मीन्स रिन्यून, रिकॉग्नाइजेशन, रिवाइवल या रिज्यूमिंग? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है थर्ड, रिवाइवल। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है द डैम इज द डे द डैम ब्रोक वाज लोकेटेड ऑन द साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? तो करेक्ट ऑप्शन है वेस्ट। नेक्स्ट है, द वर्ड्स द मेन एंड द डीप इन इंग्लिश पोएट्री आर यूज्ड फॉर कैनाल, रिवर, सी या ओशियन? तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, शेले वाज अ जेनरियस एडमायर ऑफ द पोएट वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, किट्स, पॉप? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है किट्स। नेक्स्ट है, फिट्स स्टेटेड हेवन डजंट ऑलवेज मेक द राइट मैन? तो इसमें तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास किंग्स है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है द डायलॉग से आई एम अ क्रिश्चियन और से आई एम जेलस इज स्पोकन बाय रोज, काउंटेस हेल्गा, लेडी मोबान, प्रिंसेस पेलाविया? तो करेक्ट ऑप्शन है लेडी मोबान। नेक्स्ट आपके पास है रुडोल्फ एल्बर्ग इनवाइटेड रुडोल्फ रेजेंडाइल एट इन द पैलेस, शूटिंग लाउंज, रेस्ट हाउस, होटल? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है शूटिंग लाउंज। नेक्स्ट है, ऑर्थर हु क्लॉज इज अ पोइट ऑफ दिस एरा एलिजाबेथम, रोमांटिक, विक्टोरिया, मॉडर्न? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है विक्टोरियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इनसाइड अ नैरो जोन दैट इज लो, टेम्परेट, हाई या हॉट? तो करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेट। और अब जरा बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो है द लेटररी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट इज अल्टरनेशन, इमेजिनरी, मेटाफोर, स्माइल? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एलिट्रेशन। तो ये थे आपके पास टोटल 20 एमसीक्यूज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं भी मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।